तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पर। आज की इस वीडियो में हम फिर से सॉइल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। 27वां क्लास है दोस्तों। इससे पहले टोटल 26 क्लासेस हमने ज्योग्राफी की अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। हर एक क्लास में आपको 90% ऐसे क्लासेस हैं जिसमें नोट्स पहले देखने को मिलते हैं और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि लेटेस्ट बुक है सो दैट आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल जाते हैं। ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ पर 2025 तक के पेपर इसमें शामिल किए गए हैं, फरवरी 2025 तक के। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले हमने भारत की मिट्टी में दोस्तों भारत की मृदा के बारे में, मृदा के कौन-कौन से प्रकार हैं भारत में, लैटेराइट, काली मिट्टी और जलोढ़ मृदा के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसमें हम लोग जो बाकी की बची हुई हैं, जैसे आप मिसलेनियस कह सकते हैं, मिसलेनियस जो बची हुई है जैसे रेड सॉइल हो गया या और भी कई तरीके के छोटे-बड़े सॉइल होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर, पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उनको भी कवर अप करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावे आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए। दोस्तों हम लोग मिट्टी से संबंधित जो विविध है यानी कि मिसलेनियस सब जो मिट्टियाँ बच गई हैं और जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे। पहले नोट्स देख लेते हैं बुक की हमेशा की तरह दोस्तों। लाल मिट्टियाँ यानी कि रेड सॉइल्स भारत में लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर एवं 10.6% एरिया पर ये फैला हुआ है। लाल मिट्टी का जो निर्माण है वह जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप क्रिस्टलीय आग्नेय एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखना है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जलवायु से संबंधित जो परिवर्तन होता है, उसके परिणाम स्वरूप साथ ही क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित जो चट्टानें हैं, शैल हैं, इनके विघटन और वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है और आयरन की यानी कि लौह जो तत्व है लोहा उसकी इसमें अधिकता होने के कारण इसका रंग लाल हो जाता है और खासकर यहाँ पर दिया भी गया है इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड यानी कि लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखना है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल दिखता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है यानी जल से मिलने के बाद इसका कलर रेड से येलो होने लगता है, हल्का पीला। क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में लोहे का व्यापक प्रसार होता है जिसके कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित चट्टान हमने क्या पढ़ा था? लाल मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? क्रिस्टलीय आग्नेय से और कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण होता है और खासकर क्रिस्टलीय आग्नेय हो या फिर कायांतरित चट्टानें हैं, इन दोनों में ही लोहे की मात्रा अधिक होती है और इसके कारण ही जो इनसे बनता है मिट्टी जो बनती है उसमें भी लोहे की मात्रा होती है और उस लोहे की उपस्थिति के कारण इसका कलर रेड हो जाता है जनरली। लाल मिट्टी में चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं जनरली उनकी कमी ही होती है इसमें, जैसे चूना हो गया, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस, इनकी कमी होती है। इनका विस्तार पश्चिमी तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और छोटा नागपुर पठार, झारखंड इत्यादि में पाया जाता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ पर लाल मिट्टी का विस्तार दिखाया गया है। इसमें लाल मिट्टियाँ जो हैं वो ये वाली हैं, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं ये लाल मिट्टी का एरिया है। ठीक है, इसके अलावा ये सब भी लाल मिट्टी का एरिया है यहाँ पर जो दिखाया गया है और फिर ये सब दक्षिण भारत में ये लाल मिट्टी का एरिया है यहाँ पर। तो आप देखिएगा यही चीज़ें यहाँ पर भी सारी चीज़ें दिखाई गई थी। देखिए दक्षिणी महाराष्ट्र है, इसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना है, कर्नाटक है, यानी ये दक्षिणी महाराष्ट्र हो गया, इसमें छत्तीसगढ़, इधर छत्तीसगढ़ का एरिया है, तेलंगाना का एरिया है ही और पूर्वी भारत के भी क्षेत्र इसमें शामिल हैं। आप देखिएगा यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन ये पूर्वी भारत का क्षेत्र इसमें दिखाया गया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड, इन सभी जगहों पर भी ये देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। अब देखिए पर्वतीय मिट्टियाँ यानी कि माउंटेन सॉइल के बारे में हम देख लेते हैं। हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढलानों
पर 2700 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई के भागों में पाई जाती हैं पर्वतीय मिट्टियां। नाम से स्पष्ट है कि पर्वत जहां पर होंगे वहां की मिट्टियों को पर्वतीय मिट्टियां हम कहेंगे। जनरली इनकी जो हाइट होती है, जो जिस ढलान पर ये पाई जाती हैं, वो लगभग 2700 मीटर से 3000 मीटर की हाइट पर उपस्थित होती हैं। ये मिट्टियाँ छिछली और अपरिपक्व हैं तथा इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात इनका जो है वो काफ़ी अधिक होता है। ये मिट्टियाँ जो हैं वो हल्की अम्लीय होती हैं। मरुस्थलीय मिट्टियों की अगर हम बात करें तो इनका विकास शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में हुआ है। ये राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात और दक्षिण पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है, यानी जिधर जिधर डेजर्ट होंगे उधर। यह मिट्टी रेत एवं बजरी से युक्त है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डेजर्ट सॉइल की, जिसमें जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है। निश्चित तौर पर ये चूंकि बलुई टाइप की होती है, डेजर्ट सॉइल है, तो उसमें ह्यूमस की कमी देखी जाती है, साथ में नाइट्रोजन की भी कमी रहती है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा के को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार है: अल्फा अल्फा है, ड्राई बीन्स है, फिर गारबेंजो बीन्स है, मटर है, सोयाबीन है, उड़द है। खासकर जो दलहनी पौधे यानी दाल वाली जो फसलें होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें पाई जाती हैं और उन जड़ों की जो गांठें होती हैं, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है, जिसको राइजोबियम बोला जाता है। वह जीवाणु रहता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के और पौधों को उसको समझिए कि उपयोग करने लायक, पौधों के उपयोग करने लायक बनाता है, जिसके बाद पौधे उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पर। इसके बाद क्वेश्चन ही दिया गया है यहाँ पर। तो प्रश्न कोश में आप देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ये प्रश्न है दोस्तों यूपी आरओ का, 2021 में पूछा गया है प्री में। सूची 1 और 2 को मिलाना है, इधर मिट्टी है और इधर राज्य है, तो बहुत ज़रूरी है ये याद रखना। और अधिकांश लोग ये याद नहीं रखते कि कौन-सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। इसमें ख़ासकर थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, क्योंकि एक प्रकार की मिट्टी 2-2 3-3 जगहों पर या अलग-अलग आप देखिएगा स्टेट्स में पाई जाती हैं। एक ही मिट्टी कई स्टेट्स में पाई जाती हैं। जैसे जलोढ़ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब एरिया है जहाँ जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। खासकर जलोढ़ मिट्टी गंगा के मैदानी भागों को बोलते हैं, और गंगा जो है, गंगा नदी आपका उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश और बिहार, इन सभी स्टेट से होकर फ्लो करती है। लेकिन भाग्य से यहाँ देखिए कि केवल यूपी ऑप्शन में है, तो जलोढ़ को हम यूपी में मिला देंगे, यानी ए को दूसरे में मिलाना है। अब भाग्य से अगर आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे दोस्तों, तो ए को दूसरे में मिलाने के लिए एक ही ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ तो आपका काम बन गया, लेकिन बाकी भी देखना है। काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, मरुस्थलीय है। काली मिट्टी आपको याद होगा, मैंने आपको समझाया था काली मिट्टी वाली क्लास में कि काली मिट्टी को हम काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कपास सबसे अधिक उपयुक्त होता है। कपास के उपजाने के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। और कपास का उपज सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कारण है कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी की भी सबसे अधिक विस्तार है काली मिट्टी का। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो इसको हम मिला देंगे महाराष्ट्र में। 2 हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया। फिर लाल मिट्टी, तो अभी हमने पढ़ा ही है दोस्तों कि लाल मिट्टी जो है वह साउथ इंडिया में हमने देखा कि ज़्यादातर देखा जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, ये सब हिस्से थे। तो इसको हम आंध्र प्रदेश में मिला देंगे। और मरुस्थलीय तो क्लियर है, जहाँ पर डेजर्ट होगा वहाँ डेजर्ट सॉइल मिलेगा। इसमें राजस्थान और कच्छ के रन जो गुजरात का एरिया है, फिर दक्षिणी पंजाब हो गया, दक्षिणी नहीं पश्चिमी पंजाब कहना चाहिए, या जो भी हो, मैं एक बार देख ही लेता हूँ यहाँ पर पश्चिमी पंजाब था या यहाँ पर है ना दक्षिणी पंजाब था। तो दक्षिणी पंजाब यानी नीचे वाला हिस्सा हो गया, क्योंकि वो राजस्थान से सटा हुआ है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो रहा है। सही आप यहाँ सुमेलन देख भी सकते हैं। जलोढ़ जो है यूपी में सबसे अधिक देखने को मिलता है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थलीय जो मिट्टी है वो राजस्थान में सबसे अधिक देखने को मिलता है। अगला सवाल है, पश्चिमी राजस्थान में किस मिट्टी जो मिट्टी है उसमें किसकी अधिकता है? कैल्शियम की, एल्युमिनियम की, नाइट्रोजन की, या फास्फोरस की? देखिए राजस्थान में जनरली हम ये पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में जो मिट्टी होती है, खासकर वहाँ तो आपको डेजर्ट सॉइल देखने को मिलता है।
लेकिन यहाँ पर पूरे राजस्थान की बात ना करके पश्चिमी राजस्थान की बात की गई है। पश्चिमी राजस्थान जिधर जैसलमेर सबसे गर्म इलाका जो है, बीकानेर, वो सब एरिया देखने को मिलता है और ख़ासकर उधर जो मिट्टियाँ होती हैं, वो क्षारीय और लवणीय होती है। इसलिए हम कहेंगे कि कैल्शियम युक्त वो मिट्टियाँ होती हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर होगा। देखिएगा दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, श्री गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली, सीकर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ जिले इत्यादि आते हैं और इन जिलों में दोस्तों मिट्टी जो है वह चूना आधारित क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की होती है, जिसमें कैल्शियम के लवण उपस्थित होते हैं। इसलिए इस मिट्टी ये जो क्षेत्र है, इसमें जो मिट्टी है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम द जीएस सॉल्वर है, इसे आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ जाते हैं अब, और अगला सवाल यूपीएससी प्री आपके जन्म के समय में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन-सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन-सा फसल है जिसमें जो नाइट्रोजन को बढ़ाता है मिट्टी में? निश्चित तौर पर ऐसा फसल जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता हो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता हो, तो आप देखिएगा कि ये कार्य कौन करते हैं? ये करते हैं दलहनी पौधे। दलहनी पौधे यानी कि दलहन से संबंधित जो फसलें होती हैं, जिनकी जड़ों में गाँठें होती हैं और वहाँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उसमें हमने पढ़ा था दलहनी पौधों में यहाँ पर आलू, सूरजमुखी और सोरघम तो नहीं है। निश्चित तौर पर मटर जो है वो इसका सही आंसर होगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यही बातें लिखी गई हैं। दलहनी पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें आप देख सकते हैं, अल्फा अल्फा ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द इत्यादि। सो दैट ऑप्शन डी इज द आंसर। आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उर्वरता अगर बढ़ानी हो तो इसमें कौन-सी फसल, उर्वरता आपको पता है नाइट्रोजन जो है ये एक आवश्यक पोषक तत्व है मिट्टी के लिए। तो अभी हमने पढ़ा था नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए दोस्तों दलहनी पौधे लगाना चाहिए, जिसमें उड़द भी शामिल था, तो उड़द को हम चूज़ कर लेंगे। निश्चित तौर पर गेहूँ, चावल, गन्ना ये यहाँ पर आंसर नहीं होने वाला है। उपयुक्त फसलों में से भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जा सकती है। कभी-कभी इसकी हरी खाद के रूप में भी इस्तेमाल इसको किया जाता है। किसको? उड़द को। अगला सवाल फिर से यूपीएससी प्री का है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं-कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? क्यों लाल होता है? हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? लाल होने का कारण है लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति। लोहे की ऑक्साइड, और लोहे की ऑक्साइड कौन सी दोस्तों? फेरिक ऑक्साइड हमने पढ़ा था, फेरिक ऑक्साइड। सो दैट ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। फॉस्फेट की अधिकता नहीं होगा, ना ही संचित ह्यूमस और ना ही मैग्नीशियम की अधिकता। यहाँ फेरिक ऑक्साइड उसमें उपस्थित होता है उस मिट्टी में, इसीलिए उसका रंग लाल होता है। कयांत्रित और रूपांतरित जो सेल होता है, हमने पढ़ा भी था दोस्तों, कयांत्रित और क्रिस्टलीय जो आग्नेय सेल होते हैं उससे उसका निर्माण होता है लाल मिट्टी का। आप देखिएगा यहाँ पर लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप क्रिस्टलीय आग्नेय एवं कायांतरित सेलों के विघटन और वियोजन से होता है, और इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की अधिकता होती है। इस मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित होने पर यह पीला भी दिखाई देता है। तो कलर लाल और पीला दोनों हो सकता है, भले ही नाम इसका लाल मिट्टी ही रखा गया हो। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण हमेशा की तरह। कथन है लाल मिट्टी भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। अब कारण पर आ जाते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, हमने पढ़ा था कि लाल मिट्टी जो है ये भारत के लगभग 10.5% हिस्से पर फैला हुआ है, और 10.5% हिस्से के साथ निश्चित तौर पर यह सेकेंड टाइप का सॉइल है जो भारत में दूसरे नंबर पर आता है विस्तार के या क्षेत्रफल के हिसाब से। कथन तो सही हो गया। अब कारण देखते हैं।
और ये भी देखिए कि ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2024 का है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कारण बोला जा रहा है लाल मिट्टी काली मृदा को दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। ये भी देखिए ये सही तो है, लेकिन चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये तो नहीं कि लाल मिट्टी की का जो विस्तार है भारत में वो सबसे अधिक हो गया या दूसरे नंबर पर सबसे अधिक हो गया। चारों तरफ से घेरे हैं ये सही बात है, लेकिन यहाँ इसका विस्तार से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए हम कहेंगे ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ये गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया, ये सही हो गया। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो सही आंसर है। आप देखिएगा लाल मृदा जलोढ़ मृदा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है। यह देश के लगभग 10.5% क्षेत्र पर विस्तारित है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर-पूर्वी आंध्र प्रदेश, फिर दक्षिणी महाराष्ट्र, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा एवं छोटा नागपुर पठार झारखंड पर है। काली मृदा का विस्तार मुख्यतः दक्कन के पठार पर पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है और इसलिए ए और आर आर दोनों सही तो है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है यहाँ पर। अगला सवाल जो है देखिएगा भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा है? सबसे अधिक कमी किसका है? तांबा का, मैंगनीज का, लोहा का या जस्ता का? लोहा तो पाया ही जाता है जैसे लाल मिट्टी में। जस्ता की कमी होती है दोस्तों, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ये अच्छा सवाल है, आप ज़रूर याद रखिएगा। जो ऑप्शन में यहाँ मिट्टियाँ दिए गई हैं उसमें जस्ता की ज़रूर कमी होती है। जो भी ऑप्शन में आपको तत्व दिए गए हैं उनमें जस्ता सबसे कम पाया जाता है भारत की मिट्टियों में। और जिंक वैसे भी देखते होंगे आप, खेती जब की जाती है तो जिंक को भी मिट्टी में डाला जाता है। जिंक के पैकेट आते हैं, डायरेक्ट जिंक नहीं डाला जाता है, वो मिट्टी में डालने योग्य बनाया जाता है पहले। अगला सवाल जो है दोस्तों आपके पास इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन है हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कारण दिया गया है कि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। अच्छा देखो, हिमालय जो है वो पर्वतीय क्षेत्र हुआ। हमने पर्वतीय मिट्टी पढ़ा था, माउंटेन सॉइल। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इनकी हाइट हमने पढ़ी थी कि इनकी हाइट जो होता है ये 2700 मीटर से लेकर के और 3000 मीटर तक इनकी हाइट होती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था दोस्तों कि जो पर्वतीय मिट्टियाँ होती हैं, इनमें कार्बन की और साथ ही साथ नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमस की मात्रा इसमें अधिक नहीं होती है दोस्तों, इसलिए ह्यूमस तो इसमें प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, तो कथन गलत हो गया। जहाँ भी कथन को सही दिया गया है, वो सारे ऑप्शन गलत हो गए। और बाकी रह गया कि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, ये तो सही है। बड़े से बड़े जंगल देखने को मिलते हैं हिमालय क्षेत्र में, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ऑप्शन डी सही माना जाएगा। कथन गलत है, लेकिन आर स्वतंत्र रूप से सही है, उसकी व्याख्या से उसका कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है ना? तो आप देखिएगा हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव रहता है, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित ज़रूर है। अगला सवाल है दोस्तों, करेवास मृत्तिका जो जाफ़रान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार है, के उत्पादन के लिए उपयोगी है, वह पाई जाती है कहाँ? यानी कि करेवास मिट्टी का प्रकार हुआ और यह जाफ़रान यानी केसर के एक प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी मिट्टी है, तो यह कहाँ पाई जाती है? सीधी बात है, आप थोड़ा-सा दिमाग लगाइएगा, केसर का उत्पादन होता है कहाँ? कश्मीर में। तो निश्चित तौर पर केसर का जहाँ उत्पादन हो रहा है, वहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि केसर के लिए उपयुक्त मिट्टी भी वहाँ है, करेवास। और यह मिट्टी कहाँ होगा? जहाँ केसर का उत्पादन हो रहा है, यानी कश्मीर में। तो कश्मीर, हिमालय, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हालाँकि बीपीएससी का क्वेश्चन है, अच्छा है। ज़फ़रान यानी कि केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी, जिसको वुदूर भी कहा जाता है, में उपजाई जाती है। यह ताज़े जल द्वारा जमा की गई मिट्टी होती है। अगला सवाल सेम टाइप का है और आप देखेंगे ध्यान से तो 2018 में 64वीं बीपीएससी प्री का पेपर हुआ था। फिर 67वीं बीपीएससी री एग्जाम 2022 में इसको वापस से 4 साल बाद पूछा गया है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध मिट्टी है? केसर के लिए, अभी हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। करेवा हिमनद चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों का हिमोढ़ पर मोटी परत के रूप में जमाव होता है और करेवा जाफरान जो कि देसी केसर है, इसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है।
अगला सवाल है दोस्तों, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, पानसु मिट्टी में या लोम में? देखिए, बलुई में जो वाटर है जल्द ही नीचे चला जाता है, यानी कि सोख जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है। चिकनी मिट्टी ज़्यादा देर तक उसको होल्ड करके रखती है, वाटर को स्टोर करके रखती है। तो इसलिए सबसे अच्छा जो पानी मिलता है, उनको जल की प्राप्ति होती है, वह चिकनी मिट्टी से होती है। इसमें जल धारण की जो क्षमता होती है वह सबसे अधिक होती है, इसीलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी से मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद और 50% तक मृतिका और बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इससे वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है, यानी जल रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिएगा, निम्नलिखित में किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है? मृतिका, गाद, महीन बालू या इनमें से कोई नहीं? तो मिट्टी का जो कण होता है उसका जो डायामीटर होता है ये 0.002 mm से भी कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। देखिए, मृतिका यानी क्ले का जो डायमीटर होता है ये 0.002 से कम होता है, जबकि गाद का व्यास 0.002 से 0.05 यानी कि उससे थोड़ा अधिक हो जाता है, यानी कि 0.002 से ज़्यादा है। और महीन बालू या रेत का व्यास 0.05 से 2 mm के बीच होता है, यानी ये और मोटा हो गया। अगला प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे पूछा गया है, मट्टासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अगर देखिएगा दोस्तों, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। अब देखिए, मटासी मिट्टी के बारे में मुझे लगता है यही कथन गलत है, क्योंकि अभी हम बाकी के 3 कथन भी देख लेना चाहिए पहले। दूसरा कथन है, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, ये तो सही है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। देखिए, जिस मिट्टी की यहाँ बात की जा रही है मटासी, आपको मैं बता दूं, यह एक तरह से लाल पीली मिट्टी होती है, लाल पीली। और हमने क्या पढ़ा था, मिट्टी अगर लाल है तो उसमें लोहे की ऑक्साइड अधिक होती है। तो लोहे की ऑक्साइड यहाँ भी पाई जाती है इसमें, इसीलिए इसका कलर लाल होता है और जल से मिलने के बाद पीला हो जाता है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा भी होती है निश्चित तौर पर, तो डी भी सही है, ए ही यहाँ पर गलत था। आप देखिएगा एक्सप्लेनेशन में दोस्तों, मटासी मिट्टी को लाल पीली मृदा भी कहा जाता है। यह मिट्टी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में फैली हुई है। भाग में मृदा इस प्रकार की मृदा छत्तीसगढ़ के लगभग आधे क्षेत्र में फैली हुई है। यह अधिक ऊंचाई पर और अधिक जल निकासी वाले स्थानों पर पाई जाती है, जहां से जल का निकासी होता है। इस मृदा में आयरन ऑक्साइड सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। फेरस ऑक्साइड यानी Fe2O3 की उपस्थिति इसे लाल रंग, जबकि फेरिक ऑक्साइड यानी Fe3O4 इसे पीला रंग देती है। धान की खेती के लिए यह एक अच्छी मृदा है। अगला और इस टॉपिक का आखिरी सवाल, जो कि छत्तीसगढ़ पीसीएस 2024 का सवाल है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? भाटा मिट्टी, डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी या फिर कन्हार मिट्टी? देखिए, खासकर ये छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली मिट्टियों के नाम हैं, और इसमें अगर पीएच मान की बात कीजिएगा दोस्तों, तो इसमें सबसे कम पीएच मान जो है वह भाटा मिट्टी का है, जो कि लैटेराइट मिट्टी आप इसको कह सकते हैं। इसका पीएच मान 6 के आसपास, 6 और 7 के बीच में देखा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बाकी हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन लेटेस्ट है, छत्तीसगढ़ वाले लोग जरूर ध्यान रखेंगे। इनके पीएच मान में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वहाँ की मिट्टी के संगठन के आधार पर विविधता है, यानी कि अलग-अलग पीएच मान हो सकता है। जैसे भाटा मिट्टी, मान लो अगर हम लैटेराइट की बात करें, तो हो सकता है छत्तीसगढ़ में लैटेराइट मिट्टी है तो वहाँ पीएच मान अलग हो, और अगर वही बिहार में है लैटेराइट मिट्टी तो वहाँ पीएच मान हो सकता है अलग हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। इन मिट्टियों में सामान्य विवरण के आधार पर देखिएगा तो भाटा मिट्टी यानी लैटेराइट मिट्टी का पीएच मान सबसे कम है, जो लगभग 6.5 के आसपास है, और यह अम्लीय प्रकृति की है। यह मिट्टी निछालित है। भाटा मिट्टी उच्च भौगोलिक स्थिति में है। यह बनावट में रेतीली दोमट से लेकर बजरी वाली रेतीली मिट्टी, लाल या पीले रंग की ज्यादातर बंजर भूमि है। इसके बाद आप देखिएगा दोस्तों, अब क्वेश्चन यहाँ पर इससे समाप्त हुआ, और अगली जो मिट्टी का प्रकार है ये अम्लीय और क्षारीय है। और इसके ठीक बाद जो पांचवा आएगा, सिक्स्थ, ये तो पांचवा है ही, जो सिक्स्थ आएगा दोस्तों उसमें मृदा अपरदन के बारे में पढ़ना है आपको।
मृदा अपरदन के बारे में पढ़ना है और इसके साथ ही इसके सुधार के बारे में पढ़ना है। तो दोनों में मुझे लगता है कि 15-15 क्वेश्चन होंगे, मिलाकर मुझे लगता है 20 टू 30 क्वेश्चन होगा। तो इन दोनों को मैं एक ही साथ कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैं इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं अम्लीय और क्षारीय मृदा के साथ-साथ मृदा अपरदन और उसके सुधार को भी एक साथ ले लूँगा और एक ही वीडियो में उनको मैं आपको पढ़ा दूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपने कंप्लीट देखा होगा। जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि द जीएस सॉल्वर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जाएँ।